नमस्कार। मैं हूं अमित विश्वकर्मा और आप सभी का स्वागत करता हूं एक बार इकोनॉमिक्स वर्ल्ड @ अमित ऑनलाइन प्लेटफॉर्म यूट्यूब पे। तो हमने पिछले लेक्चर में इकोनॉमिक्स पे बात की थी। कहाँ पे? इकोनॉमिक्स पे बात किया था कि किसान क्या होते हैं, किसान कितने प्रकार के होते हैं, किसान के खुदकास्ट क्या होते हैं, खुदकास्ट कितने प्रकार के होते हैं। तो लास्ट लेक्चर में हम लोग ने यहाँ पे बात किया था श्रमिक के अकॉर्डिंग। तो अब हमारी बात है किस पे? तो हमने कहा था नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे जीडीपी या टैक्स। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो बात करेंगे हम जीडीपी पे। बात करेंगे हम किस पे? जीडीपी पे। ग्रॉस ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट हिंदी में बात करें तो इसको कहते हैं सकल घरेलू उत्पाद। सकल घरेलू उत्पाद। तो आज का हमारा टॉपिक है जीडीपी। तो हम कोई भी चीज पढ़ते हैं या लिखते हैं या जानने की कोशिश करते हैं तो हमें सबसे पहले पता होना चाहिए 3-4 चीजें, जैसे क्यों, क्या, कैसे, कहां और कब। क्यों, कैसे, कहां और कब। अगर हमें ये चीजें पता हैं तो हमारा क्या होता है, टॉपिक एकदम प्रॉपर तरीके से क्लियर होता है कि हमें आखिर करना ही क्या है इसमें। तो अगर हम बात करें तो बात करेंगे जीडीपी की। तो जीडीपी जानने से पहले हमें जान लेना चाहिए कि इसमें मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या है। तो जो इसमें मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है वो हम बात करेंगे बारी बारी से। जीडीपी, जीएनपी, एनएनपी, पीआईसी, एनआई। इसका होता है नेशनल इनकम एग्रीमेंट या एग्रीगेट बोलते हैं। और निवेश और जीवीए। तो ये हमारे क्या है, मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो हम जीडीपी के अंतर्गत पढ़ेंगे। लेकिन जीडीपी के अंतर्गत ये टॉपिक पढ़ने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि जीडीपी होता ही क्या है और हमें पढ़ना ही क्यों है। तो जीडीपी को हम जान लेंगे और ऐसे कर लेंगे, जीडीपी सकल घरेलू उत्पाद। सकल घरेलू उत्पाद। तो अब सकल घरेलू उत्पाद है जीडीपी। तो जीडीपी के अंतर्गत क्या क्या आएंगे, तो हमें जानना क्या है, 3-4 पॉइंट। क्या? पहला तो क्यों। क्यों भाई, क्यों पढ़ना है? तो इसका महत्व ही क्या है जो हमें जीडीपी पढ़ना है। दूसरा क्या है, क्या, कि जीडीपी है क्या। तो हमें क्या जानना है, परिभाषा जानना है। परिभाषा जानना है, ठीक है। क्वेश्चन मार्क लगाते जाएंगे इसके साथ। अब तीसरा है कैसे। कैसे यानी गणना कैसे करेंगे, गणना कैसे करेंगे। अगर यहीं पे कोई स्थान होता या कोई प्रोडक्ट होता तो उसे हम कहते हैं कब या कहां। लेकिन यहाँ पे जीडीपी है तो इसका एक पद्धति होता होगा, जो पद्धति की जानकारी के लिए उसको हमें क्या करना पड़ता है, गणना करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है, गणना करना पड़ता है। गणना करने पे क्या पता चलता है कि ये किस अकॉर्डिंग इसकी गणना होती है, कौन सी संस्था इसकी गणना करती है या कौन से मंत्रालय इसकी गणना करती है, और कैसे कैसे किस मेथड से इसका गणना होता है। वार्षिक होता है या अर्धवार्षिक होता है या तिमाही होता है या तिमाही होता है या छमाही होता है या वार्षिक होता है या कई वर्ष पे एक बार गणना होती है। तो ये सब पता करना है। तो पहले हम क्या जानेंगे, अब हम एक मेन टॉपिक किसने आ गया, 1 2 3 ना, 1 2 3। तो अब बारी बारी से हम क्या करेंगे, आगे बढ़ेंगे।
क्या करेंगे, आगे बढ़ेंगे। तो पहला हमारा टॉपिक करेगा जीडीपी का महत्व क्या है। जीडीपी का महत्व क्या है, जीडीपी का महत्व क्या है। हर चीज देखिए लिखना पॉसिबल नहीं हो पाता है, लिखते हैं तो क्या होता है, लेक्चर लॉन्ग होते चला जाता है। तो आप लोग कोशिश करिए कि क्या कर है, साथ में ना पेन और कॉपी लेके बैठिए, जिससे कि आप चीजें नोट करते चले। हर चीज मैं लिख का चलूंगा तो बहुत लेक्चर लंबा हो जाएगा, है ना। तो हमारा जो लेक्चर है वो किस पे चल रहा है, जीडीपी पे। पता तो होना चाहिए ना टॉपिक क्या है हमारा, टॉपिक जीडीपी, जीडीपी। अब हमारा पहला टॉपिक क्या है उसमें, जीडीपी का महत्व क्या है। जीडीपी का महत्व क्या है, तो जीडीपी का महत्व हेडिंग क्या डालेंगे, जीडीपी का महत्व। अब जीडीपी का महत्व हेडिंग डालनी है तो जीडीपी का महत्व होता है क्या है, किसी भी अर्थव्यवस्था के निष्पादन में, यानी निष्पादन यानी परफॉर्मेंस का माप करने के लिए किसी भी अर्थव्यवस्था के निष्पादन में जीडीपी का महत्व जानिए। फिर से सुनिएगा, जीडीपी का महत्व क्या है, किसी भी अर्थव्यवस्था के निष्पादन में, ठीक है, निष्पादन यानी परफॉर्मेंस के माप के लिए दो प्रकार के सूचकांकों का प्रयोग किया जाता है। पहला सूचकांक होता है सामाजिक सूचकांक, दूसरा होता है आर्थिक सूचकांक। यानी एक तो समाज के अकॉर्डिंग इसका क्या किया जाता है, महत्व निकाला जाता है कि समाज के अकॉर्डिंग इसका महत्व क्या है। दूसरा निकाला जाता है आर्थिक सूचकांक क्या है। आर्थिक का सीधा सा मतलब होता है धन से रिलेटेड, यानी मनी से रिलेटेड जो भी चीजें होती हैं वो कहां आती हैं, आर्थिक सूचकांक में। तो इसमें क्या कहा, किसी भी अर्थव्यवस्था के, किसी भी अर्थव्यवस्था के निष्पादन यानी परफॉर्मेंस के माप के लिए दो प्रकार के सूचकांकों का क्या कहता है, प्रयोग किया जाता है। सूचकांकों का प्रयोग किया जाता है। अब भाई सूचकांक कौन कौन से हो गए, तो अब देखो सूचकांक, अब जीडीपी लिख दो यहाँ पे, जीडीपी। सूचकांक कौन से होंगे, सूचकांक दो प्रकार के, कौन से, एक हमारा सामाजिक और एक होगा हमारा आर्थिक। सामाजिक सूचकांक और दूसरा आर्थिक सूचकांक। अब सामाजिक सूचकांक में क्या क्या दर्शा देते हैं, जैसे HDI, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, कि हमारा मानव विकास कैसा चल रहा है, मानव का विकास किस प्रगति पे है ना। तो उसको किससे मापते हैं, HDI, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। दूसरा क्या होता है, दूसरा होता है MPI, मल्टीपल पॉवर्टी इंडेक्स। MPI मल्टीपल पॉवर्टी इंडेक्स। मल्टीपल पॉवर्टी इंडेक्स में जो भी हमारी गरीबी किस तरीके की होती है, गरीबी कितने प्रकार की होती है, कौन कौन सी गरीबी कहां पे है, जैसे प्रच्छन्न, ये सामान्य गरीबी, असामान्य गरीबी, तो अंतर क्या क्या होते हैं, गरीबी कहां कहां से मापी जाती है, वहां पे हम बात करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। लेकिन अभी यहाँ पे गरीबी की बात नहीं हो रही, यहाँ पे किसकी बात हो रही है, जीडीपी की। अब और दूसरा क्या हो सकता है, HI, हैप्पीनेस इंडेक्स। अगर अब आर्थिक सूचकांक की बात करें तो आर्थिक सूचकांक में आता है GDP, है ना। दूसरा आता है क्या, GNP, है ना। और क्या आ सकता है, PCI। ऐसे ही बहुत सारे इंडेक्स आते हैं, ठीक है, आर्थिक सूचक में या आर्थिक सूचकांक में।
कभी कभी इसको सूचकांक की जगह क्या लिख देता है, सूचक लिख देता है। क्या लिख देता है, सूचक लिख देता है। तो यहां पे आप कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है। तो अब ये हो गया जीडीपी के महत्व का पहला पॉइंट। किसी भी अर्थव्यवस्था के निष्पादन में के माप के लिए दो प्रकार के सूचकों का प्रयोग किया जाता है। जीडीपी में सूचकांक कौन कौन से हैं, एक तो हमारा क्या हो गया सामाजिक सूचकांक और दूसरा आर्थिक सूचकांक। यहां से हमें पता चलता है कि कौन सा सूचकांक क्या दर्शाता है। सामाजिक सूचकांक जो है एचडीआई, यहाँ पे ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, एमपीआई मल्टीपल पॉवर्टी इंडेक्स, और ये क्या दर्शाता है कि प्रगति क्या हो रही है, ठीक है। और ये दर्शाता है कि गरीबी कहां कहां पे है, और ये क्या दर्शाता है खुशहाली। और ये सभी क्या दर्शाते हैं, इनकम या अर्थ या मनी से रिलेटेड चीजों को दर्शाते हैं, ठीक है। तो ये हो गया। तो अब इसके पॉइंट्स होते हैं ना कि अब क्या होगा, इसमें सबसे महत्वपूर्ण जो सूचकांक होता है, वो क्या है, बात करें आर्थिक सूचकांक होता है। सबसे महत्वपूर्ण सूचकांक क्या होता है, आर्थिक सूचकांक होता है। पॉइंट वाइज लिखते चलेगा। सबसे महत्वपूर्ण सूचकांक क्या होता है, जो हमारा एक पॉइंट फर्स्ट है, सबसे महत्वपूर्ण सूचक आर्थिक सूचक होता है। क्या होता है, आर्थिक सूचक होता है। इसमें भी सबसे महत्वपूर्ण जीडीपी होता है। क्या होता है, जीडीपी होता है, ठीक है। इसलिए महत्व है इसका। दूसरा पॉइंट क्या है, दूसरा पॉइंट का अगर बात करूं मैं, दूसरे पॉइंट का, तो दूसरे पॉइंट का क्या है, जब अगर किसी देश के आर्थिक व्यवस्था, अब देखो किसी देश का या विश्व में कई देशों के जो आर्थिक व्यवस्था है अगर एक समान है, तो उसके अध्ययन के लिए तुलनात्मक रूप से विश्व में कई देशों का आर्थिक व्यवस्था समान होता है, तो उसके तुलनात्मक अध्ययन के लिए जीडीपी का प्रयोग करते हैं। तो यहां भी एक महत्वपूर्ण हो गया, एक महत्वपूर्ण पॉइंट क्या हो गया, विश्व में एक समान अर्थव्यवस्था वाले देशों का तुलनात्मक रूप से अध्ययन करना। जैसे ब्रिक्स देशों का क्या, ब्रिक्स देशों का आपस में तुलनात्मक अध्ययन, देशों का आपस में तुलनात्मक अध्ययन। अब बात आती है, कोई कहेगा सर आपस में तुलनात्मक अध्ययन ही क्यों करेंगे, अलग अलग देश जो एक समान है उसी का क्यों अध्ययन करेंगे, अलग अलग क्यों नहीं कर सकते। अलग अलग इसलिए नहीं कर सकते, अगर अमेरिका का इंडिया से तुलना करें अर्थव्यवस्था में तो किसी तरीके से वो समान नहीं है। क्यों, इंडिया विकासशील देश है और अमेरिका क्या है, विकसित देश है। तो जितने विकसित देश हैं उसके साथ इंडिया का तुलना करेंगे तो हमें एक सही अध्ययन करने को मिलेगा। क्योंकि जैसे अब ले लो अमरूद ले लो और सेब ले लो,
अब उन दोनों का क्या करो, कंपेयर करो कि भाई ये सेम नहीं है, ये सेम नहीं है, किसी तरीके से उसका अर्थ नहीं निकलता है। उसी तरीके से अगर अमेरिका और इंडिया का जीडीपी का तुलना करेंगे तो वो किसी भी प्रकार सही नहीं निकलेगा। वर्तमान में अगर बात करें, अगर वर्तमान में बात करें तो अमेरिका का जीडीपी कितना है, 30.3 मिलियन, 30.3 मिलियन, सॉरी ट्रिलियन, है ना, 30.3 ट्रिलियन। और वहीं भारत का 4.3 ट्रिलियन। तो अब देखो ना, इन दोनों का अंतर देखो, अब इन दोनों का अंतर देख लो, 7 चौक 28, लगभग 8 का अंतर है, 8 गुना का अंतर है, लगभग, पूर्ण रूप से नहीं, लगभग कितने गुना का अंतर है, 8 गुना का अंतर है। तो जिसके बीच में 8 गुना का अंतर है, अगर हम उसका क्या करें, अध्ययन करें, तुलनात्मक अध्ययन, तो किसी भी प्रकार से क्या होगा, सही निर्णय पे हम नहीं पहुंचेंगे। तो हम किसका करते हैं, इसीलिए हम करते हैं ब्रिक्स देशों का। जो इसमें अब क्या है, कुछ नए देश जुड़े हैं, क्या हुआ है इसमें, कुछ नए देश जुड़े हैं। अब शायद इनकी संख्या कितनी हो गई है, 5 से बढ़ के 11 हो गए हैं, 5 से बढ़कर 11 हो गए हैं, ठीक है, 5 से बढ़ के 11 हो गए हैं। तो ये तो 2 पॉइंट हुआ। तीसरा पॉइंट क्या है, तीसरे पॉइंट की अगर बात करें, तो अब तीसरा पॉइंट क्या होगा, किसी भी देश के, है ना, किसी भी, लिखते चलिएगा, मैं भी लिखूंगा, तीसरा पॉइंट, किसी भी देश के विभिन्न समयांतराल में उसके अर्थव्यवस्था का तुलनात्मक अध्ययन करना। क्या करना, तीसरा पॉइंट अपना क्या आएगा, किसी भी देश के विभिन्न समयांतराल में उसके अर्थव्यवस्था का तुलनात्मक अध्ययन करना। जैसे की बात करें तो जैसे एलपीजी से पहले व उसके बाद के अर्थव्यवस्था का अध्ययन, भारत के पक्ष में ना, अब देखो, बात करें एलपीजी से पहले व उसके बाद के अर्थव्यवस्था का अध्ययन। अगर हम बात करें एलपीजी की, तो हमारे यहाँ एलपीजी लागू हुआ था कब, 1991 में। इसका मतलब क्या होता है, लागू हुआ था। तो अब इसमें क्या जानेंगे, इससे पहले हमारी अर्थव्यवस्था क्या थी, पहले और अब, यानी बाद में अर्थव्यवस्था कैसी है, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन, है ना, यानी उदारीकरण, निजीकरण और विश्वकरण, यानी ग्लोबलाइजेशन, है ना। तो अब यहां पे क्या हुआ,
ये लागू हुआ तो इसके बाद हमारी अर्थव्यवस्था क्या हुई, ग्रो की। क्या हुई, ग्रो की। अभी तक क्या थी, एक रेगुलर फॉर्म में चल रही थी, एक रेगुलर फॉर्म में बस चल रही थी। तो भारतीय अर्थव्यवस्था में किसका सुधार हुआ, भारतीय अर्थव्यवस्था में, भारतीय अर्थव्यवस्था में एलपीजी सुधार, एलपीजी सुधार, ये भी किसका महत्वपूर्ण टॉपिक है, जीडीपी का महत्व में। अब एक लास्ट पॉइंट बचता है, अब एक लास्ट पॉइंट बचता है, आजादी के बाद, आजादी के बाद, आजादी के बाद सरकार द्वारा उठाए गए सुधारात्मक कदम, है ना, आजादी के बाद सरकार द्वारा उठाए गए सुधारात्मक कदम। नंबर 4 क्या था, आजादी के बाद, आजादी, आजादी के बाद देश में सरकार द्वारा उठाए गए सुधारात्मक कदम। अब सुधारात्मक कदम में जैसे हुआ क्या, एलपीजी सुधार, एलपीजी सुधार, और क्या था, जीएसटी, और क्या था, विमुद्रीकरण करण का देश पर क्या प्रभाव पड़ा, देश पर क्या प्रभाव पड़ा, इसका मूल्यांकन, इसका मूल्यांकन किसके द्वारा, इसका मूल्यांकन जीडीपी, इसका मूल्यांकन जीडीपी द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है, या इसका मूल्यांकन के लिए, इसके मूल्यांकन, इसके मूल्यांकन के लिए जीडीपी महत्वपूर्ण है, महत्वपूर्ण है। तो अब बात हो गई कितने, 4 टॉपिक, जीडीपी का महत्व क्या है। तो अब इसने क्या कहा, आजादी के बाद सरकार द्वारा उठाए गए सुधारात्मक कदम, एलपीजी सुधार, जीएसटी विमुद्रीकरण का देश पर क्या प्रभाव पड़ा, इसके मूल्यांकन के लिए जीडीपी महत्वपूर्ण है। अगर हम बात करें एलपीजी की, तो एलपीजी जब सुधार लाया गया तो हमारे जीडीपी में ग्रोथ हुआ, है ना। क्यों, क्योंकि कुछ प्राइवेट कंपनियां, कुछ बाहर से आई कंपनियां, उन्होंने क्या किया, हमारे यहाँ फैक्ट्रियां लगाई। जब इन्होंने फैक्ट्रियां लगाई, जब हम फैक्ट्रियां लगाई तो हमारा क्या हुआ, कारोबार बढ़ा, क्षेत्र, कार्य का क्षेत्र बढ़ा, कार्य का क्षेत्र बढ़ा तो हमारी जीडीपी बढ़ी, क्योंकि वहां पे कर लगता है, कर से हमें क्या मिलता है, इनकम मिलता है। तो इनकम मिलता है तो हमारी इकोनॉमी ग्रोथ होगी, अगर इकोनॉमी ग्रोथ होगी तो हमारा क्या होगा, सीधे सीधे है, जीडीपी बढ़ेगा। ठीक है, जीडीपी बढ़ेगा। तो अब यहाँ पे अब विमुद्रीकरण से भी ऐसा ही कुछ फायदा हुआ, आपने देखा ही। तो इसका क्या महत्वपूर्ण है, ये चारों टॉपिक महत्वपूर्ण है। किसका महत्व, जीडीपी का महत्व क्या क्या है, तो एक बार फिर से सुन लीजिए, एकदम एक एक लाइन में बताऊंगा, ये पॉइंट नोट कर लीजिएगा। बिंदुवाद बोलते हैं इसको। जैसे मैंने 4 पॉइंट जो आपको जीडीपी का महत्व पढ़ाया, इसलिए यहाँ पे कहा था जीडीपी का महत्व, है ना, जीडीपी का महत्व में 4 पॉइंट पढ़ाया, तो उनका बिंदुवाद लिख लो। बिंदुवाद में कितने पॉइंट, वही चारों को एकदम शॉर्ट में कर लेते हैं, एकदम शॉर्ट में कर देते हैं कि होता क्या है। तो अब बिंदुवाद के बारे में बात करें तो अब जैसे पहला पॉइंट क्या था, पहला पॉइंट था सबसे महत्वपूर्ण क्या होता है, सबसे महत्वपूर्ण क्या होता है, आर्थिक सूचकांक होते हैं, लेकिन इसका उपयोग सीधे सीधे
अर्थव्यवस्था के निष्पादन के तुलनात्मक अध्ययन के लिए। ठीक, निष्पादन के लिए पहला पॉइंट बिंदुवाद में लिखना, पहला पॉइंट क्या, अर्थव्यवस्था के निष्पादन के लिए। ठीक है, दूसरा विश्व के सामान्य अर्थव्यवस्था वाले देशों का तुलनात्मक अध्ययन, विश्व के समान अर्थव्यवस्था वाले देशों का तुलनात्मक अध्ययन। तीसरा पॉइंट नोट करना, विश्व के किसी भी देश का विभिन्न समयांतराल में तुलनात्मक अध्ययन, विश्व के किसी भी देश का अर्थव्यवस्था का विभिन्न समयांतराल में तुलनात्मक अध्ययन। तीसरा पॉइंट क्या है, फिर से सुनिए, विश्व के किसी भी देश के अर्थव्यवस्था का विभिन्न समय अंतराल में तुलनात्मक अध्ययन। चौथा पॉइंट, सरकार द्वारा उठाए गए सुधारात्मक कदम किस प्रकार प्रभावित रहे और इनका मूल्यांकन जीडीपी के द्वारा किया जाता है। ठीक है, सरकार द्वारा उठाए गए सुधारात्मक कदम के क्या प्रभाव पड़े, इनका मूल्यांकन जीडीपी के द्वारा किया जाता है या जीडीपी महत्वपूर्ण है। ठीक है, जीडीपी महत्वपूर्ण है। तो अब हमारा क्या खत्म हो गया, जीडीपी का महत्व क्या था, ये तो खत्म हो गया। दूसरा हमारा पॉइंट था कि जीडीपी आखिर है क्या, है ना, बात ये था जीडीपी आखिर है क्या। तो अब दूसरा टाइप क्या था मेरा, जीडीपी आखिर है क्या। जीडीपी यानी सकल घरेलू उत्पाद, सकल घरेलू उत्पाद यानी सकल घरेलू उत्पाद है क्या। तो अब देखो ना, यहां पे सिंपल सा देखो, सकल का मतलब क्या होता है, सकल का मतलब होता है टोटल। टोटल का मतलब क्या हुआ, कुल योग। घरेलू का मतलब क्या हुआ, सीमा यानी बाउंड्री, अरे वो वाली सीमा नहीं है ना, बाउंड्री वाली सीमा बात कर रहे हैं हम। ठीक है, और ये सीमा कितने टाइप्स की होती है भाई, फिर से वो वाला ना ले जाना। ठीक है, हम सीमा की बात कर रहे हैं, नॉर्मल सीमा की। ठीक है, अब घरेलू क्या, सीमा कितने प्रकार की होती है, भौगोलिक और घरेलू। तो हमें यहाँ पे क्या दिया है, पहले ही दे दिया है, कौन सा, घरेलू सीमा। अब भाई बात करें उत्पाद की, उत्पाद दो टाइप्स के होते हैं। और अगर आपको नहीं पता तो पिछला लेक्चर देख लीजिएगा, जब हमने स्टार्ट किया था कि बेसिक से कि इकोनॉमी होती क्या है, इकोनॉमी के जनक कौन है, इकोनॉमी कितने प्रकार की होती है, वहां पे एकदम बेसिक से आपको मिल जाएगा कि उत्पाद क्या होते हैं। उत्पाद दो तरीके का होता है, एक वस्तु और एक सेवा। वस्तु और सेवा, ये चीज नोट कर लीजिएगा तो आपको समझना इजी हो जाएगा। अब देखो, अब यहीं से हमें ना क्या मिल जाएगा, डेफिनेशन मिल जाएगा कि जीडीपी है क्या। अब जीडीपी किस में लिखा जाता है, वित्तीय वर्ष में, एक वित्तीय वर्ष में, एक वित्तीय वर्ष में। अब वित्तीय वर्ष है तो यहां पे कोई देश होगा, क्या होगा, कोई देश होगा, कोई देश होगा। तो किसी देश का क्या, आर्थिक, किसी देश की अर्थव्यवस्था। ठीक, किसी देश की अर्थव्यवस्था। अब समझना, किसी देश की अर्थव्यवस्था का एक वित्तीय वर्ष में, ठीक है, किसी देश की अर्थव्यवस्था का एक वित्तीय वर्ष में कुल उत्पादित, एक मिनट फिर से सुनना, किसी देश के अर्थव्यवस्था का एक वित्तीय वर्ष में क्या होना चाहिए, एक वित्तीय वर्ष में, ठीक है, एक वित्तीय वर्ष में देश के, किसमें, देश के
घरेलू सीमा के भीतर, क्या करना है, देश के घरेलू सीमा के भीतर उत्पादित उत्पादित वस्तु और सेवा का अंतिम, क्या, वस्तु और सेवा का अंतिम मौद्रिक मूल्य क्या कहलाता है, सकल घरेलू उत्पाद कहलाता है। एक बार फिर से सुनिएगा, किसी देश के अर्थव्यवस्था में, ठीक है, किसी देश के अर्थव्यवस्था में एक वित्तीय वर्ष में घरेलू, एक वित्तीय वर्ष में देश के घरेलू सीमा के अंदर उत्पादित वस्तु और सेवा के अंतिम मौद्रिक मूल्य को क्या कहते हैं, सकल घरेलू उत्पाद कहते हैं या जीडीपी कहते हैं। ठीक है, एक बार फिर से सुनना, किसी भी अर्थव्यवस्था में एक वित्तीय वर्ष में देश के घरेलू सीमा के भीतर उत्पादित वस्तु और सेवा का अंतिम मूल्य क्या कहलाता है, सकल घरेलू उत्पाद कहलाता है। तो अब बात करेंगे हम किस पे, हाँ, इसका थ्योरी लिख लीजिए, ये तो नोट करिएगा, साथ में थ्योरी लिख लीजिएगा। थ्योरी लिखेगा, क्या होगा, किसी भी अर्थव्यवस्था के एक वित्तीय वर्ष, क्या, एक वित्तीय वर्ष में देश के घरेलू सीमा के भीतर उत्पादित वस्तु और सेवा का अंतिम मौद्रिक मूल्य को सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी कहते हैं। क्या कहते हैं, जीडीपी कहते हैं। अभी भी शायद समझ में नहीं आया होगा कुछ चीजें, तो हम देखो इस पे कुछ मेन टॉपिक्स हैं, उस पे हम बात करेंगे। क्या, एक वित्तीय वर्ष, ठीक, घरेलू सीमा, ठीक, अंतिम घरेलू सीमा और वस्तु और सेवा का अंतिम मौद्रिक मूल्य। जब हम इन 4-5 टॉपिक पे बात कर लेंगे तब आपको समझ में आएगा कि जीडीपी वास्तव में होता क्या है और कैसे इसे कंडक्ट करते हैं। तो एक बार और सुन लीजिएगा, जीडीपी क्या होता है। जीडीपी क्या होता है, किसी भी देश के, ठीक है, किसी भी देश के एक वित्तीय वर्ष में, सॉरी एक बार फिर से सुनिएगा, ठीक है, जीडीपी होता क्या है, सुनिएगा, किसी भी अर्थव्यवस्था में एक वित्तीय वर्ष में देश के घरेलू सीमा के भीतर उत्पादित वस्तु और सेवा के अंतिम मौद्रिक मूल्य को क्या कहते हैं, सकल घरेलू उत्पाद या जीडीपी कहते हैं। तो अब बात करेंगे हम किस पे, मेन फोकस क्या होगा, वित्तीय वर्ष क्या है, घरेलू सीमा क्या है, वस्तु और सेवा क्या है और अंतिम मौद्रिक मूल्य क्या है। तो आज अब बात करेंगे हम किस पे, जीडीपी का हो गया, जीडीपी हो गया, जीडीपी की परिभाषा हो गई। तो अब इसमें डिफाइन करना है, तो अब बात करेंगे वित्तीय वर्ष का। किसका बात करेंगे,
वित्तीय वर्ष, वित्तीय वर्ष, वित्तीय वर्ष यानी फाइनेंशियल ईयर, फाइनेंशियल ईयर। अब देखो वर्ष भी दो तरीके से बांटा जाता है, वर्ष दो तरीके से बांटा जाता है। एक कौन सा होता है, एक होता है कैलेंडर, कैलेंडर जो कि अगर वर्तमान में बात करें कैलेंडर की, सिर्फ कैलेंडर की बात करें तो वर्तमान में कौन सा चल रहा है 2025, जो कि स्टार्ट हुआ था 1 जनवरी से और एंड कब होगा 31 दिसंबर को, 31 दिसंबर को। वहीं अगर वित्तीय वर्ष की बात करें, वित्तीय वर्ष की बात करें तो ये स्टार्ट होता है अपना कब 2025 से 2026 में एंड होगा, और स्टार्ट कब होता है 1 अप्रैल से, 1 अप्रैल से कहां तक 31 मार्च 2026 तक, 31 मार्च 2026 तक। तो अब भाई ये क्या है हमारा, अब ये मत कर देना 31 मार्च से 1 अप्रैल, भाई उसी दिन खत्म हो जाएगा, एक ही दिन में। हमेशा क्या होता है 1 अप्रैल से 31 मार्च। और ये कौन सा हमारा है, प्रेजेंट में वित्तीय वर्ष चल रहा है। क्या चल रहा है, प्रेजेंट में वित्तीय वर्ष चल रहा है। अगर हम पिछला वित्तीय वर्ष जो अभी एंड हुआ है 31 मार्च को, जो एंड हुआ है 31 मार्च को, जो खत्म हुआ है 31 मार्च को जो खत्म हुआ है, उसका बात करें तो वो कौन सा था 2024 और 25 था। कौन सा वित्तीय वर्ष था पिछला वाला, 2024 और 25 था। तो अब बात करेंगे, अब वित्तीय वर्ष आपको पता चल गया, तो अब भाई जीडीपी की, अब इनके अनुसार जो जीडीपी की गणना होती है वो कैसे होती है बता रहे हैं आपको, इसको नोट करते चलिएगा, ठीक है, इसको नोट करते चलिएगा। अब देखो जीडीपी की गणना, जीडीपी की गणना, जीडीपी की गणना वित्तीय जीडीपी की गणना किस पे होता है, वित्तीय जीडीपी की गणना में, जीडीपी की गणना वित्तीय वर्ष के आधार पर क्या होता है, वित्तीय वर्ष, जीडीपी की गणना में वित्तीय वर्ष क्या किया जाता है, वित्तीय वर्ष का प्रयोग किया जाता है, प्रयोग किया जाता है। अब ये मत कहना सर गणना आ गया तो आप थर्ड पॉइंट पे पहुंच गया, कैसे नहीं, हम बता रहे हैं कि जीडीपी की जो गणना होती है वो किस पे होती है, वित्तीय वर्ष पे होती है। किस पे होती है, वित्तीय वर्ष पे होती है, ठीक है, वित्तीय वर्ष पे होती है। भारत में इसकी शुरुआत, भारत में इसकी शुरुआत 1996 में हुई, जो कि तिमाही आधार पर, क्या तिमाही आधार पर, तिमाही आधार पर, तिमाही आधार, तिमाही आधार या तिमाही आधार पर, तिमाही आधार पर किया जाता है। क्या कहता है, तिमाही आधार पर किया जाता है। जैसे अगर तिमाही की बात करें तो इसे हम क्या बोलते हैं, क्वार्टरली, क्वार्टरली, लड़कों वाली क्वार्टरली नहीं है जो आप समझ रहे हो आप नहीं भाई। अगर हम 12 महीनों की बात करते हैं तो उसमें क्या होता है, 3 मंथ का 4 बार में टूटता है, 3 मंथ का 4 बार में टूट जाता है। तो उस तिमाही आधार पे इसकी गणना होती है, वो वाला क्वार्टरली नहीं है, तो उसमें मत जाना, ठीक है। तो अब बात करेंगे कि तो कितने तिमाही होंगे 12 मंथ में, तो Q1, Q2, Q3 और एक Q4। तो Q1 कहां से कहां तक चलेगा, अगर हम बात करें Q1 और Q1 कहां से चलेगा, तो भाई ये स्टार्ट होगा कहां से, अप्रैल से जून, पहला क्वार्टर। दूसरा कहां चलेगा,
जुलाई अगस्त सितंबर। अब ये कहां से आएगा, अक्टूबर से कहां तक चलेगा, दिसंबर। और ये कहां से चलेगा, जनवरी से चलेगा मार्च तक। ठीक है, जनवरी से चलेगा मार्च तक। तो अब बात करें तो लास्ट जो ये अपना क्वार्टर खत्म हुआ, ये कितने जीडीपी डिग्री, कितने दर से जीडीपी चल रहा था, 7.8। और ये अभी जस्ट जो खत्म हुआ जुलाई टू सितंबर, ये भी 7.8% के दर से जीडीपी चल रहा था। तो अब हमें पता चल गया वित्तीय वर्ष क्या होता है, वित्तीय वर्ष के अनुसार कैसे गणना जीडीपी की जाती है। तो अब बात करेंगे किसका, घरेलू सीमा की। उसमें सेकंड पॉइंट क्या था, मोस्ट इंपॉर्टेंट, घरेलू सीमा। ठीक है, घरेलू सीमा की बात करेंगे। घरेलू सीमा हमेशा किससे बड़ी होती है, भौगोलिक सीमा से। किससे बड़ी होती है, हमेशा भौगोलिक सीमा से। देखो बात करें किसकी, घरेलू सीमा की। घरेलू सीमा किससे बड़ी होती है हमेशा, घरेलू सीमा। अब भौगोलिक सीमा लिखो, भौगोलिक सीमा से हमेशा क्या होती है, बड़ी होती है। क्या, घरेलू सीमा। अब कहोगे सर क्यों ये बड़ी क्यों होती है, भौगोलिक सीमा क्यों नहीं बड़ी होती? तो भौगोलिक सीमा होता क्या है, नॉर्मल का क्या होता है, प्राकृतिक, कृत्रिम या मानव द्वारा बनाए गए दो देशों के बीच का बनाए गए सीमा, बनाए गए दो देशों के बीच का सीमा, बनाए गए दो देशों के बीच का सीमा। लेकिन अब घरेलू सीमा क्या होती है, घरेलू सीमा में क्या होता है, भौगोलिक तो आएगा ही। अगर बड़ा है तो सीधा सीधा बात है कि भौगोलिक सीमा इसके अंदर आना ही आना है। क्या होना है, इसके अंदर आना है। साथ में आता है क्या, दूतावास। जहां का कौन होते हैं, IFS अधिकारी बैठते हैं, है ना। इंडियन फॉरेन सर्विस, जो कि कौन कंडक्ट कराता है इसका एग्जाम, UPSC। इसके अनुसार हम जाते हैं कहा, एम्बेसी में, दूता आवास में। इसे भी घरेलू सीमा के अंतर्गत काउंट करते हैं। और दूसरा क्या आता है, समुद्री सीमा। और ये समुद्री सीमा कितना होता है, ये समुद्री सीमा होता है 12 नॉटिकल मील, जो कि लगभग 22.2 किलोमीटर होता है। और एक नॉटिकल मील जो होता है, एक नॉटिकल मील इक्वल टू होता है 1.852 किलोमीटर। 1.82 किलोमीटर। अब ये तो भौगोलिक में समझ गए कि ये प्राकृतिक द्वारा बनाया गया, लेकिन कभी कभी अपने दिमाग लगता है सर ये तो समझ में आएगा ये। तो भाई जो दूतावास होता है, दूतावास में जो भी काउंट होता है, समुद्री सीमा हमारा कितना, इतना काउंट हो गया ये। और दूतावास जो कि हमारा कहीं भी हो सकता है, फ्रांस में हो सकता है, US में हो सकता है, जापान में हो सकता है। तो जो हमारी एम्बेसी बनी होती है, भारत का दूतावास भवन बना होता है, उसके अंदर जितने भी कार्य होते हैं अर्थ से रिलेटेड, डॉक्यूमेंट्री से रिलेटेड, वो सब किसके अंदर काउंट होते हैं, जीडीपी के अंतर्गत काउंट होते हैं। जैसे अब किसी का पासपोर्ट बनाना है उसके लिए पेमेंट, कोई डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करना है वो पेमेंट, किसी पे पेनाल्टी लगी है तो वो भी पेमेंट कहां पे काउंट होता है, दूतावास में। तो वो दूतावास में काउंट होता है, तो वो कहां पे जुड़ेगा, अपने जीडीपी में जुड़ेगा। तो वो किसके अंतर्गत आता है, घरेलू सीमा के। जैसे आप दिल्ली में जाएंगे, दिल्ली में शाहजहां मार्ग है, शाहजहां मार्ग के जस्ट अपोजिट एक मार्ग है, मुझे याद नहीं आ रहा है। उस मार्ग पे जितने भी हैं सभी देशों के एम्बेसी है, फ्रांस के हैं, US के हैं,
और भी बहुत है। तो जो एम्बेसी वहां पे जो है, अमेरिका का एम्बेसी है, तो उसका जो कार्य होगा एम्बेसी में, दूतावास में, तो उसके दूतावास से जितना भी पैसा आएगा वो कहां जाएगा, अमेरिका के जीडीपी में, ना कि हमारे। ठीक है, तो ये हो गया घरेलू सीमा। तो अब बात करेंगे किसका, घरेलू सीमा बराबर ये लिख लेना, घरेलू सीमा इक्वल टू भौगोलिक सीमा प्लस, ऐसे जैसे घरेलू सीमा इक्वल टू घरेलू सीमा इक्वल टू भौगोलिक सीमा, भौगोलिक सीमा प्लस दूतावास प्लस समुद्री सीमा, प्लस समुद्री सीमा। ठीक है, ये होता है। और नेक्स्ट हमारा क्या होता है, नेक्स्ट देखते हैं वस्तु और सेवा। तो वस्तु और सेवा मैं ऐसे ही नॉर्मल समझा देता हूं, क्योंकि अगर आप कंटिन्यू लेक्चर कर रहे होंगे तो आपको चीजें समझ में आ रही होंगी, है ना, आपको लेक्चर समझ में आ रही होंगी, जो कि हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था। तो आप बात करते हैं किसके, समुद्री वस्तु और सेवा, किसके, वस्तु और सेवा। तो जानते हैं क्या, वस्तु जो दृश्य हो और जिसका बाजार मूल्य हो। अगर ये मार्कर है, ये क्या है, दृश्य है, तो इसका कोई ना कोई बाजार मूल्य होगा। अब जैसे बात करें कि अगर जैसे कभी कभी गांव में देखते हैं ना, क्या कहते हैं, भैया गेहूं ले ला, हमके टमाटर दे दा, है ना, गेहूं ले ला टमाटर दे दा, धान ले ला अमरूद दे दा। तो अब हम क्या कर रहे हैं, वहां पे वस्तु का आदान प्रदान कर रहे हैं या एक्सचेंज कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, एक्सचेंज कर रहे हैं। टमाटर ले लिए और गेहूं दे दिया, धान ले लिए और वहां पे वो दे दिए, अमरूद दे दिए। तो अब क्या हुआ, वो एक्सचेंज हुआ। लेकिन अगर हम पैसे देकर कोई वस्तु खरीदते हैं तो वह वस्तु दृश्य भी है और उसका एक बाजार मूल्य है, तो उसे क्या कहते हैं, वस्तु कहते हैं। तो लाइन लिख लीजिएगा अगर जो लोग नहीं लिखे हैं, वस्तु वह क्या होता है, वस्तु जो दृश्य होता है, वस्तु जो दृश्य होता है और जिसका बाजार, वस्तु जो दृश्य होता है और जिसका बाजार मूल्य होता है, वो क्या होता है, वस्तु होता है। और सेवा जो दृश्य नहीं होता लेकिन जिसका क्या होता है, उसका एक बाजार मूल्य होता है। जैसे हम LIC की बात कर ले, बीमा इंश्योरेंस की बात कर ले, SIP की बात कर ले, SIP की सिप जो चल रहा है, ये सब क्या है, पॉलिसी है, ये दृश्य नहीं है लेकिन क्या है, इनका एक बाजार मूल्य है। तो नेक्स्ट टॉपिक पे बात करेंगे क्या, वस्तु कितने प्रकार की होती है, कितने प्रकार की होती है। तो नेक्स्ट GDP पार्ट 2 में हम जब बात करेंगे तो इस पे बात करेंगे कि ये वस्तु कितने प्रकार की होती है। तो आज का लेक्चर यही समाप्त करते हैं। चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें और वीडियो अच्छे लगे तो चैनल पे बने रहें और आगे कंटिन्यू पढ़ाई करते रहें। थैंक यू सो मच।